सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 116 दिन भूखा रहकर भी अपने इरादों से नहीं मुकरता था। अच्छा हुआ सरकार ने उसकी बातें मान ली, नहीं तो भूख हड़ताल आगे तक चलता था। 2-2 घंटे बर्फ पे लेटाकर कोड़ों से मारता था, फिर भी उसके मुंह से इनकलाब जिंदाबाद निकलता था। इस वीडियो को देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का वो जुनून है, वो हिम्मत है, तो धैर्यपूर्वक के साथ सिर्फ सुनते जाइए। एक ऐसा इंसान जिसने देश को सबसे ऊपर रखा, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, सिर्फ 23 साल की उम्र में दूसरों के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। एक ऐसी उम्र जिसमें लोग अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ देश के लिए सोचा, गरीबों के लिए सोचा और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, सिर्फ आज़ादी के लिए। आज से लगभग 115 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने इसे अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह के पिता और चाचा एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। जब उनका जन्म हुआ तभी उनके पिता और चाचा की जेल से रिहाई हुई। एक बार जब वो अपने पिता के साथ खेत में गए तो उन्होंने अपने पिता से सवाल किया, पिताजी आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोले थे, ताकि अंग्रेजों को मारने के काम आ सके, और ढेर सारी बंदूकें होगी तो हम डटकर अंग्रेजों का सामना भी कर सकेंगे। सरदार किशन सिंह अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान थे, लेकिन उनको मन ही मन इस बात पर खुशी थी, उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा था। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, देशभक्ति की भावना उनके मन में घर करती गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर प्रभाव। 13 अप्रैल 1919 यह वह दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। यह घटना भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड की थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटना में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वह 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो भी देखा वो बहुत दर्दनाक था। उस दिन से उन्होंने उन सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली। खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर ले आए। उस समय उनकी उम्र पता है कितनी थी? सिर्फ 12 साल थी। भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही भगत सिंह भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। बट पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना उचित समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य भी बने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की घटना। 18 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यापारी और गरीब लोगों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना था, भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादों के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करवानी चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके दलों को यह मंजूर नहीं था। देश के आम इंसान, जिनकी हालात गुलामी के कारण पहले से ही बहुत खराब थी, वो और खराब हो जाए, इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। वहां बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को उसकी बेखबरी भरी गहरी नींद से जगाना था।
साथ ही बिल के खिलाफ विरोध जताना था। इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे। उन बमों में कोई जानलेवा विस्फोटक इस्तेमाल नहीं किया गया था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, फिर अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि भगत सिंह ने दृढ़ निश्चय कर लिया था उनका जीवन इतना भी जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों के भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। जेल में हो रहे अत्याचार का विरोध। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया था, वहां भगत सिंह ने देखा कि रखे गए वहां के अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा था। यह देखकर भगत सिंह ने कहा, कानून सबके लिए एक है। उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, खाने लायक भोजन, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार नहीं दिया जाता, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। जेल में भूख हड़ताल की शुरुआत। जून 1929 यहाँ से उनकी हुई भूख हड़ताल के सफर शुरू। उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने ऐसे जुर्म ढाए जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। उन्हें घंटों तक बर्फ की सीलियों पर लिटाकर कोड़ों से पीटा जाता था। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो अपने हौसले के इतने पक्के थे, अपने जबान पे कभी भी दूध की एक बूंद भी नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि उनको कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता था। उनके पानी के घड़ों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता था, जिससे कि वह तड़प तड़प कर अपनी भूख हड़ताल तोड़ दे। लेकिन न जाने वह किस मिट्टी के बने थे, वह कमजोर नहीं पड़े। 13 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान स्वतंत्रता सेनानी जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। उन्होंने 63 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। उनकी मौत के सदमे ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार उनके जिद के आगे अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने ही पड़े और भगत सिंह की सभी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पूरे 116 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। यह बात कितनी हैरान करने वाली है। 116 दिन, वो भी कितनी कठिन परिस्थितियों में भूखा रहना। भगत सिंह को फांसी देने का समय 24 मार्च 1931 को सुबह रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों ने उनको एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी देने का फैसला किया। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गाना गाते जा रहे थे। फांसी के तख्तों पर खड़े होकर जोरदार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वे तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि वो देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे। फिर शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आप में से ज्यादातर लोगों को भगत सिंह के बारे में यही तक पता होगा, क्योंकि उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन ये स्टोरी यहीं तक खत्म नहीं होती। फांसी देने के बाद की कहानी आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले जेल की पीछे की दीवार तोड़ी। उनके मृत शरीर को कुल्हाड़ियों से टुकड़े किए गए, फिर उसे बोरियों में भरकर पीछे के रास्ते से फिरोजपुर की ओर ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर उनके पार्थिव शरीर को जलाया जाने लगा। लेकिन गांव के लोगों ने जब आग जलती देखी तो करीब आने लगे। इन गांव वालों से डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के आधे अधूरे जलते टुकड़े को जल्दी जल्दी नदी में फेंक कर भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब सबने उनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित करके विधिवत दाह संस्कार किया। और इसी के साथ भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी हमेशा के लिए अमर हो गए। तो हमें पूरा उम्मीद है आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।